बिस्मिल सईदी का एक शेर है कि किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। ईश्वर बिल्कुल नहीं है, जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। पेरियार ललई सिंह यादव की, जिन्होंने उत्तर भारत में डॉक्टर अंबेडकर के साथ ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को यहाँ तक लाने का काम किया था, और जिसके लिए उनके अपने प्रदेश वालों ने, उनके घर वालों ने उनके साथ वो सलूक नहीं किया जो करना चाहिए था कि 56 इंच का शेर अब विदेश से चीता मंगवा रहा है, और उस पर टीवी चैनल बता रहे हैं कि अब चीता इस भारत का विकास करेगा। तो अब देखिए, आपको भी नाली के गैस से चाय बनाता हुआ, और गणेश जी को पहली प्लास्टिक सर्जरी कराता हुआ, और उसके बाद सूरज को निगलता हुआ ही का एक शेर है कि किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। मैंने जो शेर पढ़ा है उसमें खुदा की कसम ली गई। अब मैं एक कोटेशन पढ़ रहा हूं। ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है, जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ये कोटेशन है ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का, जिनकी किताब रेफरेंस के लिए मैं साथ में लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बात जिनके लिए कही गई है वो लोग आज लखनऊ और दिल्ली की कुर्सियों पर बैठ करके वही काम कर रहे हैं जिसको पेरियार ने दुष्ट और बर्बर कहा। ये हिम्मत करने के लिए कि उत्तर भारत में, और वो भी लखनऊ में, सामाजिक क्रांति के अगुआ, कर्मकांड पाखंडवाद के तार्किक आलोचक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले, और सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय के सबसे मजबूत आवाज पेरियार को लखनऊ में याद किया जाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये गर्व की बात इसलिए है, कबीर साहब का एक दोहा याद आता है कि कहें कबीर जाए दा बही, और जबे से चेता तबे से सही। तो देर तो बहुत हो गई, नुकसान भी बहुत हुआ है, मगर उम्मीद करता हूं कि ये जो आगाज है, कोशिश पहले भी की गई उत्तर भारत में। मैं मंच पर आया तो एक जीवनी मिली है पेरियार ललई सिंह यादव की, जिन्होंने उत्तर भारत में डॉक्टर अंबेडकर के साथ ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार को यहाँ तक लाने का काम किया था, और जिसके लिए उनके अपने प्रदेश वालों ने, उनके घर वालों ने उनके साथ वो सलूक नहीं किया जो करना चाहिए था। इसलिए उस पूरे मिशन आंदोलन में उत्तर भारत, जिसे काऊ बेल्ट कहा, गोबर पट्टी कह दिया। अब ये न जाने तारीफ है कि आलोचना है कि आप गोबर पट्टी के लोग हैं, लेकिन उस उत्तर भारत को मैं जब भारत का नक्शा देखता हूं, जिसे राष्ट्र कहा जा रहा है, हम लोग थोड़ा देर से आए इसलिए वक्त आज कम मिला है, इसलिए बहुत कम बात बोलनी है। आना था जिस यातायात के माध्यम से, अगर हमारे पास भी बुलबुल होती तो उस पर बैठकर जल्दी आ गए होते। अब ऐसे दौर में बात करना है कि 56 इंच का शेर अब विदेश से चीता मंगवा रहा है, और उस पर टीवी चैनल बता रहे हैं कि अब चीता इस भारत का विकास करेगा। मगर इस मुल्क में, इस मुल्क की अपनी बीमारियों का इलाज करने वाले, जो हजारों हजार साल की लाइलाज बीमारियां थीं,
उनका इलाज करने वाले जो शेर पैदा हुए, उन्हें आजादी के बाद दफन करने की कोशिश की गई। फिर किसका अमृत महोत्सव और किसका भारत है ये? मेरा सवाल है, अक्सर हम उत्तर भारत के लोग ये सोचते हैं कि उत्तर भारत ही पूरा भारत है। जैसे आजकल हिंदी दिवस मनाया गया तो हिंदी को आरोपित किया गया, और हमारे यहाँ प्रोफेसर एक बोलने आए, उन्होंने कहा कि मैं चाइना जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ तो कोई एक भाषा ही नहीं है। देखो, चाइना की चाइनीज है, फ्रांस की फ्रेंच है, आपके यहाँ हिंदी नहीं है, तो अब हमें हिंदी को एक देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। आखिरी में मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपको भी इस मिशन की शुरुआत तमिलनाडु से करनी चाहिए। इस बात को इसलिए कहना जरूरी है कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की एक ऐसी परंपरा मिलती है जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में थोड़ी बाधित हुई। दक्षिण भारत में नारायण गुरु बसवन्ना से लेकर अयनकली से लेकर लंबे फहरिस्त है। उस कड़ी में जब पेरियार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, एक दो किस्सा सुना करके बात करूंगा कि बहुत कम उम्र थी, अच्छे खासे घर के थे, लेकिन उनके घर पर जब कुछ ब्राह्मण, कुछ कर्मकांडी लोग आए तो उन्होंने तर्क करना शुरू कर दिया, और जब तर्क किया और धर्म को खारिज किया तो जाते जाते ब्राह्मणों ने कहा कि ये बेटा तुम्हारा बहुत बिगड़ रहा है, इसको कुछ ठीक रास्ते पे ले आओ। उन्होंने उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया, और जब स्कूल में एडमिशन करा दिया तो पता चला अगली बार लड़ाई इस बात पर होने लगी कि अब इस घर में किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं रहेगी, ईश्वर के खिलाफ सारी पढ़ाई उन्होंने करनी थी, और फिर स्कूल छुड़वा दिया। उत्तर भारत आए, बनारस में गए। पेरियार बनारस जब जाते हैं तो दो वाकया होता है। एक कि जब वो जाते हैं एक जगह पानी पीने, तो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। एक कोई व्यक्ति था, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी भाषा में हिंदू ही हूं। तो उसने कहा जनेऊ दिखाओ। तो पेरियार ने कहा ये जनेऊ का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जनेऊ वाली बात को मैं छोड़ देता हूं प्रोफेसर रतन लाल के लिए कि वो जनेऊ लीला का कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे। और दूसरी बार जब उनसे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए जब उनसे उनकी जाति पूछी गई, तो पेरियार ने उसी दिन ठान लिया था कि ये धर्म तो और बड़ा पाखंड है जो सबको ईश्वर के सामने तो बराबर मानता है, लेकिन अपने अंदर जाति रखता है, और जाति में कुछ लोग शूद्र हैं, निकृष्ट हैं, कमजोर हैं, और कुछ लोग बहुत ताकतवर हैं। पेरियार वापस लौटते हैं और दक्षिण भारत में जनेऊ के साथ क्या सलूक करते हैं ये आपको पढ़ना चाहिए। मैं रेफरेंस के लिए किताबें साथ लाया हूं। और उसके बाद पेरियार ने वो लड़ाई शुरू की कि ईश्वर के खिलाफ मूर्तियों की तमाम फहरिस्त, धर्म की फहरिस्त, उसके सामने उन्होंने जो सवाल किए, उस सवाल को मैं कोट करना चाहता हूं। पता नहीं ये मौका आगे लखनऊ में मिले कि न मिले पेरियार जयंती मनाने का, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पेरियार ईश्वर के लिए लिखते हैं, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामद पसंद हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्बल पशुओं की बलि कराते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिर में लाखों टन सोना दबाए हुए बैठे हो? क्या तुम व्यभिचारी हो कि मंदिर में देवदासियों को रखते हो? क्या तुम अंधे हो कि तुम्हें इस मुल्क के कमजोर गरीब लोग नहीं दिखते? क्या तुम लाचार हो कि जिन पर हिंसा हो रही है उनकी मदद नहीं करते? इस बुलंदी और इस तेवर का नाम है पेरियार, और उत्तर भारत के लोगों आपने उन्हें आमंत्रित किया है। और हमारे बीच में विल्सन साहब बैठे हुए हैं, जो बात शंभू ने कह दी कि हमारे यहाँ भी तो सामाजिक न्याय का आंदोलन तो चला ही। मैं फिर से याद करूंगा मानवर कांशीराम को, जिन्होंने जब वामसेफ और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाया
तो दो काम किया था। मैं पेरियार को एक सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलनकारी के रूप में याद कर रहा हूं। और उन्होंने जब उत्तर भारत में काम किया सर, तो अंबेडकर ऑन व्हील एंड पेरियार ऑन व्हील करके अंबेडकर मेला और पेरियार मेला लगाते थे। वो काम उत्तर भारत में कांशीराम जी ने किया। मगर अफसोस यही है कि जब वक्त लड़ने का आया तो उनके वारिस लोग ये कहने लगे कि हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर का काम और तेज हम करवाएंगे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये आलोचना हमें करनी होगी। और हमारे दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी, जहां तो मैं अब क्या बोलूं, लखनऊ में हूं, आसपास उनके लोग होंगे, उन्हें भी सोचना चाहिए कि घर गंगा जल से क्यों धुलवाया और उसका क्या इलाज होगा, ये आपको भी सोचना चाहिए। मैं इशारे में अपनी बात कह रहा हूं, और चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं जब पेरियार को याद कर रहा हूं तो इस मंच से एक अपील, एक गुजारिश करने आया हूं। राजनीतिक सत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है। 24 में चुनाव होने वाला है। 24 में चुनाव बहुत कुछ तय करेगा कि अब आगे आपको भी अगर सफर करना होगा तो अब देखिए, आपको भी नाली के गैस से चाय बनाता हुआ और गणेश जी को पहली प्लास्टिक सर्जरी कराता हुआ और उसके बाद सूरज को निगलता हुआ ही पढ़ेंगे आप, क्योंकि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बेच दिए गए। इसलिए पेरियार साहब को मैं आखिरी बात केवल अपील के लिए कह रहा हूं, ये जितनी किताबें हैं ये घर घर पहुंचाइए। कोशिश की थी ललई सिंह जी ने, और सच्ची रामायण द ट्रू रीडिंग, आप राम के नाम पर पूरे देश में राजनीति कर रहे हो। वो पेरियार जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक मूवमेंट चलाया, सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन के साथ ब्लैक शर्ट मूवमेंट चलाया। उस समय इस मुल्क में जब कुछ लोग सफेद कपड़े के नाम पर सादगी की बात करते थे, पेरियार ब्लैक शर्ट मूवमेंट चला करके आत्मसम्मान आंदोलन की बात करते हैं। इसलिए मुझे समाजवादी आंदोलन याद आता है, और उस समाजवादी आंदोलन में 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा। वो जो समाजवाद था, जो डॉक्टर अंबेडकर का, लोहिया का, पेरियार का था, उसके बिना हमारी मुक्ति संभव नहीं है। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। वो जो इज्जत का कॉन्सेप्ट था वो पेरियार की वजह से आया। और आज केवल ये समझा जाता है कि राजनीतिक सत्ता अगर आप हार गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि पेरियार को जब भी मैंने पढ़ा, समझा, महसूस किया, विल्सन साहब हैं, अब आज लोग कहते हैं कि बहुत बुरा वक्त है, बोलो मत, जेल में डाल देंगे। आजकल जेल में डाला है, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जेल में है, और जो लोग बिल्किस बानो का बलात्कार किए वो बेल पे बाहर हो रहे हैं और उनको फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। ये लड़ाई तो सीधे विचारधारा की हो गई है, और इस विचारधारा में आप नहीं भी बोलेंगे तो मारे जाएंगे। और इसलिए मैं याद करता हूं, दक्षिण भारत में इसी दौर में जब उत्तर भारत से कुछ हुंकार भरी गई, तो जो पेरियार के वारिस के नायक थे, उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह, हम आपको आंख में आंख डाल करके बताना चाहते हैं कि हमारे पास लीगेसी है, वो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार की लीगेसी है, और वो स्टालिन वहां पर काम कर रहे हैं। चाहे नीट में ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, चाहे अभी मंदिर में पुजारी बनने की बात हो, और मंदिर के सारे, अभी मैं पढ़ रहा था इतिहास सर, जब वहां अन्ना की सरकार बनी 1967 से 70 के बीच का बात है, जब उत्तर प्रदेश में महामना राम स्वरूप वर्मा मनुस्मृति जला रहे थे और रामायण और रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे, उस समय दक्षिण में अन्ना ने एक सरकारी आदेश पारित किया था कि चूंकि ये भारत के धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी भी सरकारी ऑफिस में किसी देवी देवता की तस्वीर, मूर्ति नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने सारी वापस करा दी। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है कि अब हर विश्वविद्यालय को देवालय बना दो, राम मंदिर बन रहा है, काशी मथुरा बाकी है, वो भी काम शुरू हो गया है, आप लगे रहिए। इसकी चुनौती कौन देगा?
डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के आखिर में जाति के विनाश के लिए बहुत सारे सूत्र बताए हैं। उनमें एक सूत्र था रोटी बेटी का संबंध। पेरियार को याद करने का मतलब है हम अपने भीतर भी थोड़ा झांकें। उसी में सूत्र दिया डॉक्टर अंबेडकर ने कि पुजारियों का एग्जाम होना चाहिए, और वह एग्जाम स्टालिन साहब ने वहां करवा दिया है, और अब वहां की लड़ाई को उत्तर भारत ले आने की जरूरत है। अब हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को ये समझाना होगा कि साहब नहीं कुछ कर रहे हो, आप परशुराम का परसा भी पकड़ रहे हो, आप मंदिर और हिंदू की बात कर रहे हो, फिर भी आपको सत्ता अगर नहीं मिली तो कुछ वादे कर दो। पहला वादा कि वो जो चरवाहा संस्कृति के लोग थे, पशुपालक जातियां थीं, जिससे पेरियार आते थे, पेरियार ने कहा जाति खत्म करो, कर्मकांड अंधविश्वास खत्म करो, और जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना दो। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले लोग 24 के चुनाव के पहले एक घोषणा करें कि जब उत्तर भारत में सरकार इनकी होगी तो जो काम तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन का हुआ, जो अभी झारखंड में 77% का हो गया, उत्तर प्रदेश में हम 52% रिजर्वेशन ओबीसी को देंगे। और यहां 21% दलित आबादी है। कम से कम अपने राज्य में ये कहो कि आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का रिजर्वेशन 70 से 80% कर दोगे, आधा काम आपका आज हो जाएगा। और इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं, थोड़ा जागने का वक्त है। ये गुजारिश, ये बहुत बड़ा आयोजन है मेरे लिए, क्योंकि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, और वो भी आजकल के माहौल में, ये तो सरकारी बिल्डिंग है, नहीं तो इस पर भी कल बुलडोजर चल जाए, कोई भरोसा नहीं। आप पेरियार को याद कर रहे हैं, इसलिए अंतिम बात केवल ये कह के विदा लूंगा, मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। और ये जो किताबें हैं, और एक सूत्र बस दे के जा रहा हूं, पेरियार जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, भगत सिंह को जब फांसी हुई तो कुडी अर्थों में पेरियार साहब ने लिखा कि उस नौजवान के भीतर तेवर था, आज पूरे भारत का नुकसान हुआ है जो उससे फांसी हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने उसी समय मूक नायक में संपादकीय लिखा था, और दोनों ने, अंबेडकर और पेरियार ने, उस वक्त की संपादकीय भगत सिंह के नाम पर दी। इसी तरह से जो काम जेंडर के लिए हुआ कि महिलाओं, ये जो आभूषण तुम पहनती हो ये तुम्हारे लिए बेड़ियां हैं, राम से लेकर के तमाम देवी देवताओं की तस्वीरों को जलाया, मत वो तेवर अपनाइए, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे ही लोग कांवड़ हो रहे हैं। हमें अभी समय लगेगा, लेकिन वह क्रांति जो मैं चाहता हूं वो राजनीति के भरोसे नहीं आने वाली। राजनीति आपकी आ जाएगी, सरकार बन जाएगी, फिर उन्हीं के लोग वहां बैठ करके कहेंगे कि आपके साथ चारों तरफ जंगल राज हो गया, जैसे बिहार में जिस दिन सरकार बदली शाम को जंगल राज शुरू हो गया। वैसे ही अगर आप पेरियार को याद करना चाहते हैं तो साथियों, घर घर पेरियार को पढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा हिम्मत करने की जरूरत है। वो ब्लैक शर्ट मूवमेंट, वो आत्मसम्मान आंदोलन, वो महिलाओं की मुक्ति, वो आर्थिक सामाजिक न्याय, वो जाति का विनाश, और सबसे बड़ी बात वंचित, शोषित, कमेरा, पशुपालक, कामगार लोगों की 90% लोगों का भारत तब जाकर बनेगा जब अंबेडकर को पेरियार से, फूले को पेरियार से, ललई सिंह को पेरियार से और भगत सिंह को पेरियार से जोड़ करके हम एक बड़ी एका बनाएंगे, तो वो बुलडोजर भी रुकेगा जो संविधान और मंडल कमीशन के ऊपर चल रहा है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।